नमस्कार, मैं चंदन कुमार शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय हिंदी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं प्रत्येक कहानी को इकाई 7 में लगी हिंदी कहानी के अंतर्गत जितने भी कहानियाँ हैं, सभी कहानी को एक एक करके हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप भी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज हम लोग बात करेंगे आज कि हमारी कहानी जो है लाल पान की बेगम। इससे पहले आपको बता दें कि कुल 12 कहानी हम लोग कर चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में सब लगी हुई है, सभी कहानियों को एक एक करके आप पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाल पान की बेगम। लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो शुरुआत करते हैं लाल पान की बेगम। आपको बता दें कि ठुमरी कहानी संग्रह में ये पर संकलित है लाल पान की बेगम। तो शुरुआत करते हैं लाल पान की बेगम, लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। इस कहानी को पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। पात्र की अगर बात किया जाए तो 7 वर्षीय बच्चा एक है बिरजू, जिनका नाम ब्रिजमोहन भी है। उसकी बहन चंपिया, माँ पिता हैं और ब्रिज पड़ोसिन है, और मखनी फुआ है, जंगी हैं, जंगी की नवविवाहिता पुतोहू है, ठीक है। तो चलिए, और एक बिरजू की माँ है ना। तो शुरुआत करते हैं लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु। शुरुआत होती है, क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कूड़ रही थी अपने आंगन में। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट-पोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। याद रखेंगे कि बिरजू जो है उनकी उम्र कितना है, 7 साल, है ना, ठीक है। चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है। आधे आंगन धूप रहते जो गई है। साहूआन की दुकान छुआ गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती की बेला हो गई, आए आज लौट के जरा। बागड़ बकरे की देह में कुकुरमाछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रहकर कूद फांद कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढ ढूंढ कर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गाछ बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा। बागड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसिन मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? कौन कह रहा है ये? मखनी फुआ, है ना। किन से? बिरजू की माँ से। नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगैया न हो तब न फुआ, है ना। बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगैया न हो तब न फुआ। गरम गुस्से में बूझी नुकीली बात फुआ की देह में धंस गई और बिरजू के माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागड़ को कुकुरमाची परेशान कर रही है। आहा, हाय हाय, आय हाय, हर आय आय। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पनभरनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे पप्पा ने बड़ा हाथ छुट्टा बना दिया है तुझे। बड़ा हाथ चलता है लोगों पर। ठहर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतार कर पानी भर कर लौटती पनभरनियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को 4 मन पाट पाट मतलब जूट का पैसा क्या हुआ है। धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते। निसाब करो। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की गली गली में बोलती फिरती है। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल अब अपने घर है तो 1000 गाड़ी मांगनी मिल जाएगी। सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब
तो ऑन पॉन कर तैयार हो रही है। रसोई पानी कर रहे हैं, मेरे मुंह में आग लगे क्यों मैं टोकने गई। सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने। मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह के होठों को एक और मोड़कर ऐंठती हुई बोली निकाली। अरे रे रे, हाँ हाँ, बिरजू बिरजू की मैं या के आगे नाथ अरे पीछे पगैया ना हो तब ना। जंगी की पुतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती। वह जरा गला खोलकर ही कहती है, फुआ फुआ। सर्वे शीतल मिर्ची सर्वे सेटलमेंट के हाकिम के बासा पर फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के तू भी भटा की भेंटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग पाठ होता, जोड़ा बैल खरीदता। फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगैया झूलती। जंगी की पुतोहू मुहजर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, 3 ही महीने हुए गौने की नई बहू होकर आई है और सारे कुमार टोली की सभी झगड़ालू सासों से एकाध मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, सिख इलासी है। उसका खसम रंगी कुर्माटोली का नामी लठेत, इसलिए हमेशा सिंह खुजाती फिरती जंगी की पुतोहू है। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पुतोहू की गला खोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दनदनाती हुई आई थी। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोजकर निकाला, लेकिन मन महसूस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके। जीप के झाल को गले में उतारकर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज़ दी। अरे चंपिया, चंपिया, आज लौटे तो तेरी मूढ़ी मूढ़ी मड़ोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। मूढ़ी मतलब माथा मड़ोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब ठेठर बेस्कोप का गीत गाने वाली पतुरिया पुतोहू सब आने लगी है। कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही होगी जाई हर जाई। अरे चंपिया, या चंपिया, जोर जोर से चिल्लाती हैं उनकी मम्मी। जंगी की पुतोहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती। दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक कर जलती है। भक भक बिजली बत्ती की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दांत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भक भक बिजली बत्ती 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलनडाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकभुकाती थी। चंपिया की माँ के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलियान पर सोनौली धान के बोझों को देखकर बैगन का भुर्ता हो जाएंगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छवा गुड़ को उंगलियों से चाटते हुए चंपियाँ आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है। सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती है। सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी। एक सहुआइन की दुकान पर मोती झरते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। बोल गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हर जाई। जो फिर कभी बाजे न मुरलिया गाते सुना, चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से। बिरजू के माँ ने चुप होकर अपनी आवाज़ अंदाजी की। उसकी बात जंगी के झोंपड़े तक साफ साफ पहुँच गई होगी। बिरजू बीती हुई
बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले ए मैया एक अंगुली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहटी फैलाई। दे न मैया, एक रत्ती भर दे। एक रत्ती क्यों? उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ पिछवाड़े में, जाके चाटना। नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी 10 साल की चंपिया जानती हैं शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकाल कर गालियाँ देंगी। पाँव फैला के क्यों बैठी है उस तरह, बेलज्जी कहीं के। चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा, मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं? नहीं, माँ ने झिड़की दी। एक शकरकंद छिलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं। जा जल्दी। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाहें दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केस की ओर औट से माँ की ओर देखा और नज़र बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए, सूरज भगवान डूब गए, दिया बत्ती की बेला हो गई, अभी तक गाड़ी। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले, माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहें। मल दहिया टोली के मियाँजान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। यहाँ पर 3 टोली की बात हुई अभी तक, एक कुरमा टोली, एक कोयरी टोली और एक मलदहिया टोली, है ना। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया, लगा छाते की कमानी उतर गई। घोड़े से अचानक कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मांगनी नहीं दी। तब मिल चुकी गाड़ी। अब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं तो मलदहिया टोली के मियाँजान की गाड़ी का क्या भरोसा। न 3 में न 13 में। क्या होगा शकरकंद छिलकर रख दे उठा के। यह मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने लग जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर देख चुकी सी भर नाच पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंधा कर वापस आया। देख दीदिया, मलेटरी टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा से मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरे तौर से। मढ़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाते हुए बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पंचकौली कसाई के हवाले करती हूँ राक्षस तुझे हर चीज़ में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे बागड़ को, चंपिया बांध दे बागड़ को, खोल दे गले की घंटी। हमेशा टुनुर टुनुर मुझे जरा नहीं सुहाता है। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू की सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो गई। अभी बबुआन टोले, देखिए और एक टोला बबुआन टोले की गाड़ियाँ नाच देखने जा रही थी। झुनुर झुनुर बैलों की झुमकी। तुमने सुना? बेसी बकबक मत कर। बागड़ के गले से झुमकी खोलती बोली चंपिया। चंपिया, डाल दे चूल्हे में पानी। बप्पा आवे तो कहना कि वे अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देख आए। मुझे नाच देखने का शौक़ नहीं है। मुझे जगैया मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। मढ़ैया के औसारे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथरी ओढ़ कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा क्या बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ठुड्डी रख कर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है वह। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा,
हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे। गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं। संझा तारा डूब रहा। बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। एक महीना पहले से ही मैया कहती थी, बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी। चंपिया छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पेंट पहनेगा बैलगाड़ी पर चढ़कर। चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन में इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैगन कबूला, गाछ का सबसे पहला बैगन। उसने खुद जिस पौधे को रोपा है, जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो। जिन बाबा। मढ़ैया के पास अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, यह किस चूक का फल दे रहे हैं भोला बाबा। अपने जानते जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियाँ की थी, ठीक ही तो है। महावीर जी का रोट तो बाकी ही है। हाय रे देव, भूल चूक माफ़ करो महावीर बाबा। मनौती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। बिरजू की माँ के मन में रह रह कर जंगी की पुतोह की बातें चुभती हैं। भक भक बिजली बत्ती, चोरी चमारी करने वाले की बेटी पुतोह जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है। बिरजू के बप्पा ने गांव की भाई खोखियाँ की आंखों में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी है। धरती फाड़ कर पाट लगा रही है। बैसाखी बदलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे। तो अलान तो फलान, इतनी आंखों की धार भला फसल सहे। जहाँ 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट कांटा पर तोल के ओजन हुआ भगत गई हैं। इसमें जलने की क्या बात है भला। बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक एक आदमी को समझा के कहा, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे। सर्वे का समय हो रहा है। लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव की किसी पुतखौकी का भतार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खांसा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम से कम सहना पड़ा है। बाबू साहब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह उमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। यह जमीन बाबू जी ने मेरे नाम से खरीदी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई उसी जमीन के उपज से चलती है। और भी कितनी बातें खूब मोहना जानता है। उतना जरा सा लड़का जमींदार का बेटा है कि चंपियाँ। बिरजू सो गया क्या? यहाँ आ जा बिरजू, अंदर तू भी आ जा चंपिया। भला आदमी आए तो एक बार आज। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। डिबरी बुझा दे, बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपची गिरा दे। भला आदमी रे भला आदमी, भला आदमी रे भला आदमी। मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा न देती रहती तो ले चुके थे जमीन। रोज आकर माथा पकड़ के बैठ जाए, मुझे ज़मीन नहीं लेनी है। बिरजू की माँ मजूरी ही अच्छी जवाब देती थी। बिरजू की माँ खूब सोच समझ के छोड़ दो। जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता है तो क्या होगा। जोरो जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के, है ना। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला उसे मिला है। कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने। कल्लू के बैल की तरह खटपट खट कर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कभी 1 पैसे की जिलेबी भी ला कर दी है उसके खसम ने। पाट का दाम भगत के यहाँ से ले कर बाहर ही बाहर बैल हट्टा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नमरी लौट देखने भी नहीं दिया आँख से। बैल खरीद लाए। उसी दिन से गांव में ढिंढोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस पर बैलगाड़ी पर चढ़कर
जाएगी नाच देखने, दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उसे अपने आप क्रोध हो आया। वह खुद भी कुछ कम नहीं। उसकी जीभ में आग लगे बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने के लिए लालसा किसी कुछ समय में उसके मुंह से निकली थी। भगवान जाने फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसे 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी है। लो खूब देखो नाच, कथरी के नीचे दुसाले का सपना कल भौरे पानी भरने के लिए जब जाएगी, पतली जीभ वाली पतुरिया सब हंसती जाएंगी। सभी जलते हैं उससे। हाँ, दाढ़ी यार भी, दो बच्चों की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है। वह बालों में गरी का तेल डालती है। गरी का तेल मतलब नारियल का तेल डालती है। उसकी अपनी ज़मीन है। किसी के पास एक घूर ज़मीन भी अपने इस गांव में जलेंगे नहीं। 3 बीघे में धान लगा हुआ है। अगनी लोगों की बिख बिख दीठ से बचे तब तो। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए, उत्कर्ण होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी है। क्यों रे चंपिया? चंपिया और बिरजू ने प्रायः एक ही साथ कहा। हम्म हम्म। चुप, बिरजू की माँ ने फिसफिसा कर कहा। शायद गाड़ी भी है, गड़गड़ाती है ना? दोनों ने फिर हुंकारी भरी। चुप, गाड़ी नहीं है तो चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो आ चंपी। भाग के आ चुपके चुपके। चंपियाँ बिल्ली की तरह हौले हौले पाँव से टट्टी के छेद से झांक आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर सुला दिया। बोले मत। चंपिया भी गोदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज़ हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ हाँ हाँ, आ गए घर। घर आने के लिए छाती फट जाती है। हेलो मोटो। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मलदहिया टोली में गांजे की चिलम चढ़ रही थी। आवाज़ तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया हाँ, बाहर से पुकार कर कहा उसके बाप ने। बैलों को घास दे दे चंपिया। हाँ। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। बात क्या है? नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई है क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वो खांसता रहा। बिरजू बेटा, ब्रिजमोहन, बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से से मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि कस कर जवाब दे। नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया हाँ, उठती क्यों नहीं? ले धान की पंचशीश रख दे। धान की बालियों का छोटा जब्बा झोंपड़े के ओसरे पर रख कर उसने कहा। दिया बोलो। बिरजू की माँ उठकर ओसारे पर आई। 1:30 रात को गाड़ी लाने की क्या ज़रूरत थी? नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। डिबरी की रोशनी में धान की बालियां का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलराम नहीं, बलमपुर है ना। अभी अभी बलमपुर के बाबू की संपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। पंचशीश टट्टी में खोस दे। अपने खेत का है। अपने खेत का? हुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा। पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगी सारे खेत की बालियाँ। मलदहिया टोली पर जा रहा था। अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ, पंचशीश तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्कड़ है रे तू? इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे
क्या हुआ, डांटती क्यों है? नवान के पहले ही नया धान जुटा दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है, चिरई चुरमुन है ये लोग। दोनों के मुंह में नवान के पहले नया अन्न न पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से दो दो धान लेकर दांतों तले दबाए। ओ मैया, इतना मीठा चावल और गमकता भी है न दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। जाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती है। वाह खूब हो तुम लोग, वाह खूब हो तुम लोग। जिसके पास में बैल हैं, जिसके पास बैल हैं उसे गाड़ी मांगनी नहीं मिलेगी भला। गाड़ी वालों को भी कभी बैल की ज़रूरत होगी, पूछूंगा तब। क्वेरी टोले वालों से ले, जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना देती है। 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नज़र बचाकर देखा, बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू न होते तो मन की बात हंसकर खोलने में देर न लगती। चंपिया और बिरजू के एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना? चंपी जरा घेलसार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज़ दे तो। ए फुआ, सुनती हो फुआ, मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ को क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो बिना नाथ पगहिया वाली है। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पगहिया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ कांपती खांसती आई। इसी के घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या? कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगूठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगूठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन, सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो न फुआ। फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या, 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाज किया। ओहो, हाथ खोल कर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने, और एक वह है सहुआइन। राम कहो, उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तंबाकू रख कर चली गई गुलाल बाग मेले और कह गई कि डिब्बी भर तंबाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कढ़ाई औंधा कर अपने बाप को दिखलाने लगा। मलेटरी टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद हैं, दे दे बिरजू को। चंपिया, बेचारा मत कहो मैया, खूब सचारा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो, कथरी के नीचे मुंह क्यों चला रहा था बाबू साहब का? बिरजू के टूटे दूध के दांतों की फाँक से बोली निकली। बिल्लेक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया। सभी फिर ठठा कर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा दो फुआ। फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना ही क्यों डालेगी? जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे के देह को जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छिट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पेंट पर पटसन की डोरी बंधवाने लगा। बिरजू के माँ ने आंगन से निकल गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की।
इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे? पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मांग टीका पहना है आज पहली बार। बिरजू के पप्पा को हो क्या गया? गाड़ी जोतता क्यों नहीं? मुंह की ओर एकटक देख रहा है मानो नाच की लाल पान की। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिने सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चू चू करके घरघराने लगा तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पुतोहू नाच देखने चली गई क्या? गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोंपड़े से आती हुई रोने की आवाज़ स्पष्ट हो गई। बिरजू के पप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कर्ण रोहट हो रहा है आंगन में? जंगी घूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो? रंगी बलरामपुर से लौटा नहीं? पुतोहिया नाच देखने कैसे जाए? आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गईं। अरे टिशन वाली तो रोती है काहे? बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आ जा झट से कपड़ा पहन कर। सारी गाड़ी पड़ी हुई बेचारी, आ जल्दी आ। बगल के झोंपड़े से राधे की बेटी सुंदरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी आ जाऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पर लरेना खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है। गिलट का झुमकी कड़ा पहनकर झुमकती आ रही है। आ जा, जो बाकी रह गई हैं सब आ जाएं जल्दी। जंगी की पुतोहू लरेना की बीबी को और राधे की बेटी सुंदरी तीनों गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला लताड़ मारकर लंगड़ी बनाएगा पुतोहू को। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पुतोहुओं को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी के पुतोहू का गौना 3 ही मास पहले हुआ है। गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा, खा ले एक एक करके, सिमराह के सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की खेतों से धान के झरते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दुद्दी की लता फूली है। जंगी की पुतोहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई चंपिया, सुनरी, लरेना की बीबी और जंगी की पुतोहू। ये चारों ही गांव में बेस्कॉप का गीत गाना जानती है खूब। गाड़ी की लीक धन खेतों के बीच होकर गई है ना? चोर चारों ओर गौने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज़ होती है। बिरजू की माँ के माथे के मंगटिक्के पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बेस्कॉप का गीत गा तो चंपिया, डरती है काहे? जहाँ भूल जाओगी बगल में मास्टरनी बैठी है। दोनों पुतोहों ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुंदरी ने खंखा कर गला साफ किया। बिरजू ने बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और जरा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूँगा। जंगी की पुतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया, चंदा की चांदनी, है ना, गाना गाने लगी। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी के पुतोहू को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है। वह भी कितनी प्यारी पुतोहू है। गौने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने। बिरजू की माँ बेगम, लाल पान की बेगम, यह तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आँखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके
अपने रूप की झांकी ली, लाला साड़ी की झिलमिल किनारी, लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मांग टिक्का पर चांद, बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। इस प्रकार यहीं पर लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा जो संकलित ठुमरी कहानी संग्रह में यहीं पर समाप्त होती है। और आप लोगों ने देखा, अगर प्रमुख कथन की बात करें तो सबसे प्रमुख कथन था कि पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया, उसको सबसे पहले भगवान से पूछता है, यह कथन है ना। इसके अलावा बहुत सारे कथन हम लोग को मिले। अगर आप विस्तार पूर्वक अच्छे से संपूर्ण कहानी को सुने हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले फिर किसी अन्य कहानी पर। जब तक हमारी कहानी संग्रह कुल 21 कहानी है, 21 कहानी को जब तक हम लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक प्रतिदिन एक एक कहानी हम लोग करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।